हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के विज्ञान का सेट 2024 सेट नंबर 824 आईके को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, जिसमें खंड अ में दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। भाग एक में फिजिक्स से क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन दिया कि अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन दिया है सीधा आभासी छोटा, सीधा वास्तविक बड़ा, सीधा आभासी बड़ा और डी सीधा वास्तविक छोटा। तो जब हम अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया, ये हम लोग का हो गया ध्रुव P, ये हो गया फोकस, और इसके बीच जब हम वस्तु को रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है ये कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है, और दर्पण के सामने बनता है, ऐसे बनेगा इसके सामने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा आभासी और बड़ा। आंसर बी होगा। दूसरा है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। तो निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, तो उसके लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, तो यह लेंस क्या होगा। इसमें फोकस दूरी पहले हम निकालेंगे। तो अगर फोकस दूरी प्लस में आएगा तो उत्तल लेंस होगा, और फोकस दूरी माइनस में आता है तो अवतल लेंस होगा। तो सबसे पहले इसमें आवर्धन दिया है कि एम बराबर है 0.5, और वस्तु की दूरी दी है यू बराबर माइनस का 0.2 मीटर। तो हम लोग जानते हैं कि लेंस का जो आवर्धन का सूत्र होता है एम बराबर होता है वी बटे यू, ये प्लस में होता है। तो एम इसमें दिया है 0.5, यहाँ लिख देंगे 0.5 बराबर वी बटे यू है माइनस का 0.2। तो माइनस के 0.2 से हम 0.5 में गुणा कर देंगे, 5 सेट जाएंगे तो 0.5 गुणे माइनस 0.2 बराबर भी। तो भी बराबर हो जाएगा, माइनस लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, 5 और 2 गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 हो गया। और इसमें भी दाएं तरफ से एक अंक पे दशमलव, इसमें भी दाएं तरफ से एक अंक पे दशमलव, टोटल कितना हो गया, 2 अंक पे दशमलव। हम यहाँ 2 अंक पे इसे दशमलव लगा देंगे। तो भी बराबर हमारा कितना हो गया, इस दशमलव जीरो का कोई वैल्यू तो है नहीं, तो -0.1 मीटर। ठीक है। अब हमको निकालना है फोकस दूरी। हम लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर भी कितना है, भी हम लोग का है -0.1, माइनस ऊपर लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे 0.1 माइनस यू हम लोग का माइनस का 0.2। 1/f बराबर माइनस हो गया। अगर इसमें दशमलव हटाते हैं एक अंक पे तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 हो गया। और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/, इसमें भी दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2/10। तो ये 10 चला जाएगा ऊपर, ये भी 10 चला जाएगा ऊपर। तो 1/f बराबर ये हो जाएगा -10/1, तो 10 ही होगा। और प्लस इसमें ये 10 ऊपर चला गया तो हो गया ये 10/2, 2 से 10 कट गया 5 बार में। 1/f बराबर -10 प्लस 5, 1/f बराबर कितना हो जाएगा, -5। हमको f का मान निकालना, 1/f का निकालना है तो है नहीं, तो इसके नीचे भी एक छिपा है। तो अगर हम f बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/5, और भाग देंगे होगा -0.2 मीटर। तो जब फोकस दूरी माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण कौन सी होती है। तो कौन सी किरण होती है, बैंगनी होता है। ये हो गया हम लोग का प्रिज्म, और ये हो गया श्वेत प्रकाश से किरण। जब जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो इसका विचलन होता है, और इसके बाद ये 7 रंग में बढ़ जाता है। सबसे ऊपर होता है हम लोग का लाल, और सबसे नीचे जो होता है वो होता है बैगनी। सबसे झुका हुआ कौन सा प्रकाश का किरण होगा, बैंगनी होगा, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन 5 में दिया कि R1 और R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो जब दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें R1 R2 का हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो 1/R बराबर ये हो जाएगा
R1 गुणे R2। अब इसके बाद तिरछा गुणा कर देंगे, R2 से एक में, R1 से एक में, यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, हमको निकालना है R का मान, तो इसको हम उल्टा करेंगे, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो ये भी हमारा उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग का R बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा R1 गुणे R2, और ये नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो कौन सा आंसर सही है इसमें? हमारा सी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु किसका बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है। तो वैद्युत सेल में जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है, और फिर जब हम तार से जोड़ते हैं तो उससे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वें का ए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 फेरस क्लोराइड है, प्लस 2H2O जल है, प्लस वाई, फिर यहाँ दिया है 2FeCl2H2SO4, और 2HCl में वाई क्या है? तो बताना है इसमें वाई कौन सा यौगिक है, तो वाई इसमें कौन सा यौगिक है? ये है बी वाला आंसर होगा, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। 9 में दिया है कि निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन है? तो जो अम्ल होता है, अम्ल में कौन सा आयन पाया जाता है? हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, H प्लस आयन पाया जाता है। तो पहले वाले NaCl में हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है, और इस वाले में हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन किस में है? NaHSO4 में है, NaHSO4। तो अम्लीय लवण कौन सा होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि मैट में मुख्यतः क्या होता है? तो जो मैट होता है ये प्राप्त होता है निकल सल्फाइड, जो निकल सल्फाइड के जो अयस्क होते हैं उनको गलाने से मैट प्राप्त होता है। और मैट में जो होता है उसमें होता है निकेल होता है, लोहा होता है, और सल्फर होता है, और क्या होता है इसमें? कॉपर होता है, तांबा भी होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा सी, C2S और FeS। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, PCl5 है, प्लस CH3COCl, POCl3, और प्लस HCl। तो इसमें जो यौगिक होगा वो हमारा होगा CH3COCOOH, इसको हम कहते हैं एसिटिक अम्ल कहते हैं, और इसका आईपीसी नाम होता है इथेनोइक अम्ल। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ होगा हमका CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय भी होते हैं, ठीक है, तथा क्षारीय भी होते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं उनको हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। इसका आंसर होगा सी, La2O3। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपेन में पहले होता है हम लोग का मेथ, तो मेथ में एक कार्बन होता है, उसके बाद होता है एथ, एथ में दो कार्बन होते हैं, उसके बाद होता है प्रोप, तो प्रोप में तीन कार्बन होते हैं। और इसमें क्या है? प्रोपेन है, यानी कि एन दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा हमारा? इसका आंसर होगा B, C3H8। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया कि हाइड्रोजन में प्रजनन होता है, तो हाइड्रोजन में प्रजनन किससे होता है? ये होता है मुकुलन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो ये प्रक्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? तो जो वृक्क होता है ये रक्त को शुद्ध करता है, तो ये किससे होगा? उत्सर्जन से होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया कि मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर से प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? तो जो लूप होता है वो गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में कि निम्न में कौन सा अंग पौधों के नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर होगा बी, पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में कौन सा या सेब पर्यावरण के मित्र व्यवहार कहलाते हैं या कहलाता है? तो पहले दिया बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये भी सही है। उसके बाद अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद कर देना, ये भी सही है। वाहनों के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, तो ये भी सही है। तो इसमें तीनों आंसर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया कि एक 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो? इसमें लिखा है कि प्रतिबिंब वास्तविक हो, तो इसमें फोकस दूरी पहले से लिखा है, अवतल लेंस है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है। 10 सेंटीमीटर दिया तो बराबर हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। उसके बाद जो आवर्धन दिया है एम, तो जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो आवर्धन हमेशा माइनस होता है, तो एम बराबर कितना हो जाएगा? माइनस
5, ठीक है। और लेंस में दर्पण में आवर्धन का सूत्र होता है एम बराबर माइनस का भी बटे यू। हम क्या करेंगे, एम बराबर लिखेंगे हम -5 बराबर माइनस का भी बटे यू। यू को ले जाएंगे दाएं साइड, पहले ये कट जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यू को ले जाते हैं दाएं साइड तो हो जाएगा 5u बराबर भी। ठीक है, तो भी बराबर कितना हो गया, 5u। तो हम उसके बाद दर्पण का सूत्र प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, लिखेंगे माइनस का 1/10 बराबर भी बराबर है 5u, तो भी की जगह हम लिख देंगे 5u, तो 1/5u प्लस 1/u हो जाएगा -1/10 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम होगा 5u। 5u से 5u भाग देंगे, एक बार कटेगा तो 1 हो गया। फिर u से 5u भाग देंगे तो u कट गया, कितना बचा 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5u को ले जाएंगे इधर दाएं साइड, 1 से गुणा कर देंगे बाएं साइड, और 10 को ले जाएंगे दाएं साइड। तो पहले इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो माइनस के 1/10 बराबर 6/5u। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5u बराबर 10 छके 60। तो u बराबर हो जाएगा माइनस का 60/5, और 5 से 60 कट जाएगा 12 बार में, तो u बराबर निकल गया -12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको इसमें निकालना है कि प्रतिबिंब की स्थिति भी निकालना है। तो v बराबर कितना है, 5u। v बराबर 5u और u बराबर हम लोग का -12, तो 5 गुणे -12, तो 12×5 = 60, माइनस का 60 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 22 में लिखा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेमी की दूरी पर अक्ष के लंबवत है, और प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो जो उत्तल लेंस होगा इसका फोकस दूरी प्लस में होगा, तो ए बराबर लिख देंगे हम लोग 50 सेंटीमीटर। और हमको बताना है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कि वस्तु की दूरी दिया है यू बराबर, हमेशा इसको माइनस में रखते हैं, -25 सेंटीमीटर। तो हम इसमें निकालेंगे भी, हमको भी निकालना है, प्रतिबिंब दूरी निकालना है। तो लेंस फॉर्मूला से क्या होता है, लेंस सूत्र से फॉर्मूला होता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो फोकस दूरी इसमें दिया है 50, तो यहाँ लिखेंगे 1/50 बराबर 1/v माइनस, और u बराबर है -25, तो यहाँ -25 लिख देंगे। तो 1/50 बराबर 1/v, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो गया 1/25, और 25 को ले जाए 1/25 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो माइनस हो जाएगा। 1/50 माइनस 1/25 बराबर 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 50, तो यहाँ हो जाएगा 1, 25 से 50 बाहर देंगे तो 2 होगा, तो यहाँ हो गया 1-2 बराबर 1/v। तो माइनस करेंगे तो माइनस का 1/50 बराबर 1/v, तो v बराबर हो गया हम लोग का -50 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो वस्तु जो वस्तु है वो कहाँ बन रहा है, वो फोकस से बन रहा है। ठीक है, और जब भी माइनस में दिया है, तो भी माइनस में कब होता है, जब जो वस्तु होता है वो किधर हो, जो प्रतिबिंब वो कहाँ बनता हो, लेंस की और वस्तु की ओर बनता हो, बाएं साइड बनता हो। इसका आंसर हो जाएगा भी बराबर, और हमको इसका आवर्धन भी निकालना है। ठीक है, भी बराबर 50 सेंटीमीटर होगा, और आवर्धन होगा एम बराबर होता है v/u। तो भी है हम लोग का -50, और u कितना है, -25। तो माइनस माइनस कट गया प्लस, और 25 से 50 कटेगा 2 बार में, ये हो गया हम लोग का 2 सेंटीमीटर। सॉरी, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो भी बराबर के आवर्धन एम बराबर कितना हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के प्रतिरोधक को श्रेणी में क्रम में जोड़ा गया है, यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है, तो प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध के प्रत्येक सिरों के बीच, तो इसमें 3 प्रतिरोध दिए हैं ऐसे, ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है, और इसके बीच में एक बैटरी जुड़ा है जिसका विभवांतर है 30 वोल्ट। ये प्लस में, ये माइनस में, ये हम लोग का है 30 वोल्ट। ये है R1, पहला प्रतिरोध मान लेते हैं, R1 बराबर है 2 ओम। ये है R2 बराबर 3 ओम, और R3 बराबर 5 ओम। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे,
तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा, जब श्रेणी क्रम में होंगे तो लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 इसमें है 2 ओम, R3 है 3 और R2 है 3 और R3 है 5। तो 5 3 8 2 10 ओम निकल गया। और विभवांतर दिया है V बराबर 30 ओम, किसका दिया है? सेल का दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, ओम के नियम से निकाल लेंगे धारा। ओम के नियम से I बराबर होता है V बट्टे R। ठीक है, तो V कितना है? V है 30 और R है 10 ओम। तो 10 से 30 कट गया 3 बार में, तो धारा I बराबर निकल गया 3। धारा का मात्रा होता है एम्पियर, तो 3 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो हमको निकालना है इसके प्रत्येक सिरों का विभवांतर। तो मान लेते हैं पहले प्रतिरोध का विभवांतर है V1, दूसरे का विभवांतर है V2 और तीसरे का विभवांतर है V3। ठीक है, तो पहले प्रतिरोध क्या लिखेंगे? पहले प्रतिरोध के लिए तो V बराबर होता है आई आर। तो V1 बराबर कितना हो जाएगा? I R1। जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, विभवांतर अलग अलग होता है लेकिन धारा का जो मान होता है वो नहीं बदलता। धारा सब में आई ही प्रभावित होगी लेकिन विभवांतर बदलता जाएगा। लेकिन जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें भी समान होता है लेकिन धारा का मान अलग अलग हो जाता है, धारा बढ़ जाता है। तो इसमें V1 बराबर पहले प्रतिरोध के लिए जब V1 बराबर I R1, आई है 3 और R1 कितना है 2, तो 3 दूनी 6 ओम। उसके बाद दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 बराबर I R2, आई है 3 और R2 है 3, तो 3 3 के 9 ओम। और तीसरे प्रतिरोध के लिए V3 बराबर I R3, आई दिया है 3 और R3 भी है 5, तो 5 3 15 ओम। ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि ये घरेलू वैद्युत वितरण परिपथ है, प्रयुक्त निम्नलिखित तारों का कार्यप्रणाली एवं आवरण का रंग लिखिए। पहले दिया है जीवित तार, भूसंपर्क तार, उदासीन तार। घरेलू वैद्युत वितरण में परिपथ में प्रयुक्त तारों की कार्यप्रणाली एवं आवरण के रंग निम्नलिखित। तो पहला कौन सा है? इसमें जीवित तार है। ठीक है, तो जीवित तार क्या होता है? जीवित तार को फेज तार कहते हैं। ठीक है, यह तार विद्युत धारा को घर के विभिन्न उपकरणों तक पहुंचाता है। जो फेज तार होता है इसके जरिए जो धारा होती है हमारे घर में जितने भी विद्युत उपकरण है वहां तक पहुंचती है। इसका रंग सामान्यतः लाल होता है या भूरा होता है। इसके बाद है भू संपर्क तार। जो भू संपर्क तार होता है ये तार जमीन से जुड़ा होता है। यह तार विद्युत उपकरणों को सुरक्षित रखता है। यह तार उपकरण में प्रवाहित होने वाली अतिरिक्त विद्युत धारा को जमीन में ले जाता है जिससे बिजली का झटका नहीं लगता। यह तार घर के समीप गहराई में स्थित धातु के प्लेट से जुड़ा होता है। इसका रंग प्रायः हरा होता है। तो कोई भी अगर विद्युत का उपकरण अगर उसमें खराबी आ जाती है तो उसका जो ऊपर का जो बॉडी होता है उसमें क्या होता है, करंट आने लगता है। तो जब करंट आएगा तो जब इसको छुएंगे तो हमको झटका लग जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम भू संपर्क तार का प्रयोग करते हैं, अर्थिंग प्रयोग करते हैं। तो जब अर्थिंग लगाते हैं, जो मेन बोर्ड होता है बोर्ड में इस तरह का 3 पिन बना रहता है, तो ये जो तीसरा होता है ये हमारा होता है अर्थिंग वाला होता है। तो जैसे इसमें जो भी करंट आएगा, जो धारा आता है ये इसके होते हुए तार से होते हुए कहाँ चला जाता है, जमीन में। जब इसको हम छुएंगे तो हमको बिजली का झटका नहीं लगता है। इसके बाद तीसरा है उदासीन तार। उदासीन तार जो होता है, जो हमारे पोल से जो बिजली का पोल होता है उससे दो तार होता है। एक होता है जीवित तार, ठीक है, जिसमें टेस्टर लगाने पर ये इसमें करंट बताता है। दूसरा होता है, ये होता है उदासीन तार, न्यूट्रल जिसको कहते हैं। तो उदासीन तार को न्यूट्रल तार भी कहते हैं। यह तार विद्युत धारा को वापस स्रोत मीटर तक ले जाता है। इसका रंग प्रायः क्या होता है? काला। इसके बाद 24 का अथवा दिया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का अंगुष्ठ का नियम स्पष्ट कीजिए। यह किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है? तो सबसे पहले है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा, अंगूठा के बगल में जो उंगली होती है छोटी उंगली उसको हम कहते हैं तर्जनी, और सबसे बीच वाली जो उंगली होती है उसको कहते हैं मध्यमा। तीनों को एक दूसरे के परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा उंगली विद्युत क्षेत्र
मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो जो अंगूठा है, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ठीक है, इसके बाद है दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम, यानी कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार मोड़े कि अंगूठा इन उंगलियों के लंबवत हो जाए, मतलब जो उंगलियां होंगी उसको हम ऐसे मोड़ लेंगे, इस तरह मोड़ लेते हैं उंगलियों को। ठीक है, इस तरह मोड़ लेंगे और जो अंगूठा होगा ऐसे सीधा होगा, तो ये हो जाएगा, ये मुड़ी हुई जो उंगलियां होंगी इसके ये लंबवत हो जाएगा। तब यदि किसी धारावाही चालक में धारा अंगूठे की दिशा में प्रवाहित होती है, तो अगर धारा जो है इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां होंगी ये किसको बताएंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। धारा प्रवाहित हो रही है तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। फिर क्वेश्चन में लिखा है कि यह किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है? जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तथा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन और फिर बायोलॉजी के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।